सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने और बात सीधी थी इसका अध्ययन करेंगे। कुंवर नारायण जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जो कि 1956 में आई थी, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारे इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले समीक्षा, मेरे साक्षात्कार इत्यादि कृतियाँ इन्होंने लिखीं। इनको प्रमुख साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी मिला था, ज्ञानपीठ सन 2005 में मिला, प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला, लोहिया सम्मान मिला। बच्चों, इनका निधन 15 नवंबर 2017 में हुआ था। आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ना जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। एक पुरानी किताब जो धूल से ढकी हुई है, वो खोलते हैं तो उसके साथ पीछे कितनी ही यादें हमारे सामने, आँखों के सामने आ जाती हैं। ऐसे ही जीवन की परतों को उभारने वाला कवि, जीवन जिस रूप में है, जैसा है, उसको उसी तरह कह देने का कवि श्री कुंवर नारायण जी की रचना। इन्होंने कविता तो इनका प्रमुख जो है लेखन चित्र था ही, इसके अतिरिक्त इन्होंने कहानी संग्रह, निबंध, नाटक इत्यादि भी लिखा। बच्चों, इनका समय जो है नई कविता का दौर है। अगर हिंदी साहित्य के विभाजन की आप बात करते हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है और फिर प्रयोगवाद आता है। प्रगतिवाद है सन 1943 से 1951 और प्रयोगवाद उसके बाद, जब नई कविता का समय आता है 1951 के बाद। तो बच्चों, ये कुंवर नारायण जी नई कविता के दौर के कवि हैं। हम नई कविता की बात करते हैं तो जब कविताएं एक निश्चित आंदोलन में, एक ढर्रे में चल रही थीं कि हम छायावादी विचारधारा पे कविता लिखेंगे, कि हम प्रगतिवादी पे लिखेंगे या हम प्रयोगवादी पे लिखेंगे, उसी समय 1951 के बाद इलाहाबाद में नई कविता का आरंभ होता है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये किसी भी वाद में नहीं बटा। इसने जीवन को, उसकी सच्चाइयों को जो है जैसे है वैसे ही लिखा। ये किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहा, किसी भी वाद का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये खुद में एक वाद बन गया। इसकी शुरुआत, नई कविता शब्द आता है बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको पता होनी चाहिए कि नई कविता का आरंभ इलाहाबाद में एक साहित्यिक संस्था थी जिसका नाम था परिमल। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 3 प्रमुख लेखक थे, श्री जगदीश गुप्त जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही। इन्होंने मिल करके इन तीनों के सम्मिलित प्रयास से एक पत्रिका निकलती थी 1954 में, जिसका नाम था नई कविता। ये नई कविता के कवि उसी से आते हैं। तो बच्चों, इसी नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगीं, अर्थात प्रबंध काव्य का दावेदार, जो कविताएं, लंबी कविताएं, मतलब उनके अंदर गुण होते थे प्रबंध काव्य के जैसे, लेकिन वो निश्चित सर्गों में, छंदों में ना बटी होकर एक लंबी कविता हुआ करती थी। उस समय कुंवर नारायण जी ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखा था और भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आत्मजयी कविता जो इनका प्रबंध काव्य है, इसमें इन्होंने जीवन मृत्यु के शाश्वत प्रश्नों को उठाया है। ये कठोर उपनिषद की एक कथा, जिसमें नचिकेता यम के पास मृत्यु का वरदान मांगने जाते हैं, उस पर आधारित है। बच्चों, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि इसी संग्रह से इनकी अगली कविता वजस्रवा के बहाने निकलती है, जो कि 2008 में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि इसमें आया है आत्मजयी और ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। होता ये है कि नचिकेता
के पुत्र पिताजी जो होते हैं उनका नाम होता है वज्रश्रवा। वो कुपित हो जाते हैं नचिकेता पर और वो उनसे कहते हैं नाराज होकर कि जाओ, मैं तुम्हें ये अभिशाप दे रहा हूँ कि तुम मृत्यु का वरण करो। नचिकेता के लिए पिता की बात हर तरह से स्वीकार्य थी और वो उसी समय घर छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं मैं मृत्यु का वरण करता हूँ, और यम के द्वार पहुँच जाते हैं। यम बाहर नहीं निकलते कि ये बालक कौन आ गया, और वो वहाँ पे 3 दिन रात लगातार तपस्या करते हैं और कहते हैं हे प्रभु, अपनी शरण में लीजिए, मैंने मृत्यु का वरण किया है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये अभिशाप दिया कि जाओ, तुम्हें मृत्यु को मैं देता हूँ। यम उस छोटे से बालक की बात पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसकी साधना पर, और बाहर आते हैं। और चूँकि उन्होंने 3 दिन की कठोर वहाँ पे तपस्या की थी, तो उनसे कहते हैं बालक तुम वर मांगो। तब नचिकेता उनसे 3 वर मांगते हैं, जिसमें सबसे पहला वर है बच्चों वरदान कि वज्रश्रवा का क्रोध आप समाप्त करें। मेरे पिता वज्रश्रवा का क्रोध जो है उसको समाप्त करें। इसी के आधार पे इन्होंने जो अगला संग्रह इनका निकलता है 2008 में, वज्रश्रवा के बहाने। आत्मजयी में ये जीवन और मृत्यु के प्रश्न को उठाते हैं, तो वज्रश्रवा के बहाने में वो एक मानव मन में कैसे भाव उमड़ते हैं, क्रोध में इंसान क्या कर देता है, इसको वो कहते हैं। ये तो हुआ कुंवर नारायण के संग्रहों की, इनकी कविताओं की बात। अब हम बात करते हैं नारायण जी की भाषा शैली पर। तो बच्चों, इसके बारे में मैं यह बताती हूँ कि इनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं की विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी है तो उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनके कविताओं में नहीं मिलते। वो जो भी कुछ कहते हैं सीधी सीधी घोषणा नहीं करते, बल्कि जो जीवन में सहजता से आता है, बिल्कुल सादगी से आता है, उसको वो लिखते हैं। यही इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। अगर आपके पास पुस्तक है बच्चों, तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ा रही हूँ, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे जीवन मरण का शब्द, उन्होंने कोई कोरी कल्पना नहीं लिखी है। जीवन में जो कुछ भी आता है पूरी, अगर जीवन की कठोरता है, यथार्थ है, उसको हमें स्वीकार करना है। अगर जीवन है तो उसमें प्रेम है तो नफरत भी है। अगर जीवन में सुलझे हुए रास्ते हैं तो उसमें संभ्रम भी है, संदेह भी है, द्वेष भी है। इन सब को इन्होंने अपनी कविता में लिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संशय जीवन है, हम 1000 प्रश्न करेंगे, हमारे मन में संदेह उठेगा तो संशय है, बिल्कुल है। संभ्रम है, हम दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना है, किससे नहीं जाना है। और प्रश्नाकुलता, बच्चों जिज्ञासा मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तभी आप मानव हैं और तभी आप बड़ी से बड़ी चीज़ों की खोज कर सकते हैं। और ये सारे शब्द इनके कविता के बीच शब्द हैं जो उसमें हैं। बच्चों, यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कवि इसमें कहते हैं कि आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से, यांत्रिकता दिखावा, कहीं कविता का अस्तित्व रहेगा भी कि नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है कि कविता है क्या। कविता के बहाने कवि यहाँ पे एक यात्रा करते हैं जो चिड़िया, फूलों से लेकर बच्चे तक जाती है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान, अगर चिड़िया उड़ रही है तो उसकी एक सीमा है। फूल भी खिलेंगे, आज खिलेंगे कल मुरझाएंगे, उसकी भी सीमा है। ये सब ससीम है। लेकिन बच्चे के जो सपने होते हैं, उसकी जो कल्पना होती है, वो असीम होती है। बच्चों के खेल में कोई सीमा नहीं होती, वो कब तक खेलते रहें। उनकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएं। उनके प्रश्नों की सीमा नहीं होती कि वो कितने प्रश्न पूछ लेंगे। इसी प्रकार जैसे वो असीमित होते हैं, ऐसे ही कविता होती है। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, जो कुछ इस संसार में निर्जीव है, जो सजीव है,
जो अतीत था हमारा, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य है, ये सब कुछ कविता में आ जाता है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, जहाँ कुछ भी संभावना होगी, वहाँ खुद ब खुद सीमाओं के बंधन अपने आप टूट जाते हैं, चाहे वो घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या समय की सीमा हो। इनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी, जो कि इनके कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। अगर कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता, बात सीधी थी। बात तो बड़ी सीधी सादी होती है बच्चों, लेकिन हम उसको समझाने के लिए, सजाने के लिए ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि छोटी सी सहज सी बात भी बड़ी पेचीदा हो जाती है। इसी बात को इन्होंने इस दूसरी कविता में उठाया है कि बात तो सीधी ही थी, लेकिन हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है और जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात है या अच्छी कविता का बनना, सही बात का सही शब्द से जुड़ना, और ऐसा जब होता है जब हमें पता है किस जगह हमें कैसे शब्द रखने हैं, कौन सी बात कहनी है, तो जो भाषा होती है उस समय सहज रूप से अपने प्रवाह में खुद ही आगे बढ़ जाती है। यही इन्होंने अपनी दूसरी कविता में बताया है। बच्चों, आप ध्यान से कविता का जो PDF दिया है, अगर आपके पाठ्यपुस्तक अब तक आपने ले ली होगी, इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी और कविता को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं। छोटी सी कविता है, बड़ी अच्छी है, और इसके कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिएगा। धन्यवाद।